Hello viewers, welcome back to my channel. I hope you like the videos on this channel. This is another video of this playlist. इस वीडियो में मैं आपको जो हमारा MSc Core 8 का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है उसके बारे में डिटेल में ओवरव्यू दूंगा विदाउट कोड। बेसिकली जो हमारे मॉडल्स प्रोजेक्ट के अंदर जो भी हमारे फाइल्स पेजेस स्ट्रक्चर्स है जो भी उसको डिस्क्राइब करूंगा वन बाय वन, ताकि आपको प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, फोल्डर के बारे में, फाइल्स के बारे में सब कुछ ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए जब भी आप कोर 8 का प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। ओके, तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो प्लीज़ गाइस जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, और कुछ भी आपको इशू है रिगार्डिंग द वीडियोस आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट। इसमें हमारा ये है MSc कोर का प्रोजेक्ट है MVC के अंदर। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। आप यहाँ पे सर्च कर लेना, अगर नहीं मिलता तो यहाँ पे मैंने पहले क्रिएट कर रखा है, तो यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं अपने प्रोजेक्ट का, उस पर डिपेंड करता है कि आप कुछ भी दे सकते हैं, वो इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये हमारा लोकेशन है, कहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट को सेव करना चाहते हैं, लोकेशन चेंज कर सकते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन नेम है, सॉल्यूशन नेम प्रोजेक्ट नेम मस्ट भी सेम होना ज़रूरी नहीं है, आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे अब हम। इसके बाद यहाँ पे हमारा .NET Core 8 है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें हमारे पास और भी वर्जन है, पर हम 8 का यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा जो 8 है वो लेटेस्ट वर्जन है। बाकी इसके अलावा आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, हम क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। ओके, जो जो हमारा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, मैं उसको आपको डिटेल में अंडरस्टैंड करवाऊंगा, ताकि आप आगे फ्यूचर में जब भी प्रोजेक्ट क्रिएट करें तो आपको उसका बेसिक नॉलेज पता हो। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट का राइट साइड में जो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है उसको मैं डिस्क्राइब करूंगा वन बाय वन, जितने भी फोल्डर्स हैं और जितने भी फाइल्स है उसको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये हमारा जो फर्स्ट लाइन है, ये हमारा सॉल्यूशन है। एवरी सॉल्यूशन हैव अ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। ओके, तो जो भी हमारा एक सॉल्यूशन होता है उसके अंदर हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। फिलहाल अभी वन है, इसके अलावा भी आप और भी प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, जैसे कि हम लेयर वाइज प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस टाइम हमें उसमें प्रोजेक्ट हम ऐड करते हैं, जैसे कि डेटाबेस का अलग हो गया, मिडल लेयर प्रोजेक्ट अलग हो गया, ऐसे एज इट इज। जैसे ये हमारा प्रोजेक्ट है मेन, जो हमारा प्रोजेक्ट होता है वो नेम है। ठीक है, इसमें हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज दिख रही है, .NET 8 में है, नलेबल इनेबल है। बाकी इन सबको अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं फिलहाल अभी आपको। चलते हैं हमारे सेकेंड लाइन में, जो कि कनेक्टेड सर्विसेज है। कनेक्टेड सर्विसेज को हम यहाँ पे ओपन करते हैं तो इसके सर्विसेज जो है बेसिकली एम्प्टी है, तो इसके बारे में डिस्क्राइब करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसको हम क्लोज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फेज में चलते हैं हम। नेक्स्ट फेज हमारा क्या है, डिपेंडेंसीज। तो डिपेंडेंसीज बेसिकली आपको पता ही होगा। डिपेंडेंसीज जो है बेसिकली न्यूगेट पैकेजेस और लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करने के काम आते हैं। जितने हमारे न्यूगेट पैकेजेस हम इंस्टॉल करते हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आता है, डिपेंडेंसीज के अंदर आता है। जैसा कि हमारा पुराने वाला जो ASP.NET का प्रोजेक्ट होता था ना, ADO वाला, जिसके अंदर बैकएंड में कोड लिखते थे हम एक ही पेज पे, उसमें हम क्या यूज़ करते थे, फ्रेमवर्क्स यूज़ करते थे। लेकिन इसमें फ्रेमवर्क जो है डिपेंडेंसीज के अंदर आता है। इसके अंदर जितने भी नोगेट पैकेजेस है सारे के सारे इसमें आके इंस्टॉल हो जाते हैं। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर है कोर 8 का बेसिकली बहुत ही सिंपल है। इसमें हमारे सारे के सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग अलग तरह से डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, तो डिपेंडेंसीज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं। प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास एक चीज़ है, लॉन सेटिंग डॉट जेसन। तो इसको मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। बेसिकली ये है क्या, लोन सेटिंग केसेस में आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ कोड लिखे गए हैं जो बेसिकली जेसन फॉर्मेट में है। इसमें हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि स्कीमा हो गया, IIS स्कीमा के हमारा लिंक है, इसका कोई यूज़ नहीं है फिलहाल आपके लिए। इसमें हमारे पास IIS सेटिंग का जो स्ट्रक्चर है वो दिया हुआ है कि आपकी IIS सेटिंग किस बेसिस पे है, क्या उसका पोर्ट है, क्या URL है, वगैरह वगैरह। इसके बाद आप प्रोफाइल्स देख सकते हैं। प्रोफाइल्स मतलब कि आपका जो प्रोजेक्ट रन होगा बेसिकली किस बेस पे होगा, HTTP पे होगा, HTTPS पे होगा, IIS एक्सप्रेस होगा। ये जो ऑप्शंस होते हैं ना वो आपको यहाँ पे शो होंगे, जैसे कि आपको IIS HTTPS दिख रहा है, HTTP दिख रहा है, और यहाँ पे IIS सर्वर, IIS एक्सप्रेस दिख रहा है। ठीक है, तो जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, जब भी आप रन करेंगे, जो आपका URL है, जब आप HTTP सेलेक्ट करेंगे ना, तो उस टाइम आपका जो URL है वो ये जनरेट होगा, और उसका
जो वो है पोर्ट वो ये जनरेट होगा। ठीक है, सेम एज इट इज़ हमारे पास HTTPS में उसका अलग URL है और IIS सर्वर का अलग है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ना एक एनवायरनमेंट वेरिएबल भी है। एनवायरनमेंट वेरिएबल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। इसमें हमारे पास एनवायरनमेंट वेरिएबल का मतलब होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो किस फेज़ में, डेवलपमेंट फेज़ में है या प्रोडक्शन फेज़ में है। और भी बहुत सारे फेजेस होते हैं, मेन हमारे पास 2 फेजेस है। तो अभी हम जब भी हम डेवलपमेंट करते हैं तो हमारा जो एनवायरनमेंट वेरिएबल होता है ना वो डेवलपमेंट के अंदर आता है। ठीक है, जब भी आप इसको पब्लिश करेंगे तो वो कहाँ किस फेज में चला जाएगा, प्रोडक्शन फेज में, तो यहाँ पे हम प्रोडक्शन लिख देंगे। बेसिकली इनका जो यूज़ होता है ना, हम इसलिए करते हैं ताकि हम इसके थ्रू हम मल्टीपल डेटाबेस के कनेक्शन स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मुझे डेवलपमेंट में ये वाला कनेक्शन स्ट्रिंग यूज़ करना है, या जो आपका प्रोडक्शन फेज से मेरे को दूसरा कनेक्शन स्ट्रिंग यूज़ करना, तो उसके बेसिस पे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटिटी सॉरी एनवायरनमेंट वेरिएबल। ठीक है, तो आपको अंडरस्टैंड हो ही गया होगा। इसके थ्रू आगे बताऊंगा कि इसको कैसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे आता है हमारा www रूट फोल्डर। www रूट के अंदर हमारे पास क्या क्या है, CSS है, JS है, लाइब्रेरीज है। बेसिकली जो www रूट फोल्डर होता है ना, ये हमारा किस काम आता है, इसमें हम हमारे जितने भी स्टैटिक चीज़ें होती हैं, स्टैटिक फाइल्स हो गए, स्टैटिक इमेजेस हो गई, किसी भी तरह की चीज़ें जो भी आपका स्टैटिक है, फिक्स है, वो हम कहाँ रखते हैं, www रूट के अंदर। इमेजेस भी हम इसके अंदर रख सकते हैं, CSS के लाइव फाइल्स भी हम इसके अंदर रख सकते हैं, JS की फाइल्स भी रख सकते हैं, या कोई भी अदर लाइब्रेरीज जो आपको यूज़ करनी है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, वो स्टैटिक है तो उसको इसके अंदर हम रख सकते हैं। ठीक है, रख सकते नहीं, इसके अंदर रखना ही है आपको। जो भी हमारी स्टैटिक चीज़ें होंगी सारी की सारी किसके अंदर आएंगी, www रूट के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन आता है कंट्रोलर। तो इससे पहले मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ जो हमारे मेजर स्ट्रक्चर्स है ना, वो डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास है एक ऐप सेटिंग डॉट जेसन। तो ऐप सेटिंग डॉट जेसन हमारा किस लिए यूज़ होता है, इसका यूज़ करते हैं हम कनेक्शन स्ट्रिंग को लिखने के लिए। बेसिकली इसमें हम कनेक्शन स्ट्रिंग ही नहीं लिखते हैं, इसमें हम अपने सारे की वेरिएबल्स, की पेयर वेरिएबल्स लिख सकते हैं। जो भी आपको प्राइवेट वेरिएबल्स यूज़ करना है इनसाइड योर प्रोजेक्ट, यू हैव टू मेंशन इनसाइड दिस पेज। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें आपका एक ऑप्शन आता है ऐप सेटिंग डॉट डेवलपमेंट डॉट जेसन। तो जो भी आप इसके अंदर लिखते हैं ना, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो जो भी आप लिखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पर भी क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है, और अगर आपको डेवलपमेंट के लिए अलग क्वेरी स्ट्रिंग लिखनी है, डेवलपमेंट के लिए अलग की पेयर वेरिएबल्स बनाने हैं, और प्रोडक्शन के लिए अलग बनाना है, तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप डेवलपमेंट के कनेक्शन स्ट्रिंग लिखेंगे, उसके की पेयर लिखेंगे, जैसे कि आपको ईमेल यूज़ करना है, कोई कुछ सेटिंग्स यूज़ करनी है, डेवलपमेंट के लिए अलग यूज़ करना है, प्रोडक्शन के लिए अलग यूज़ करना है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। यहाँ पे प्रोजेक्ट पे गए, राइट क्लिक करा, यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, और ऐड में क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग आइटम, सॉरी एग्जिस्टिंग आइटम नहीं, न्यू आइटम करना पड़ेगा, वेट अ मिनट, राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम सर्च कर लेते हैं, ऐप सेटिंग करके कुछ आ रहा है, देख लेते हैं। हाँ, जैसे कि ऐप सेटिंग आ रहा है, इसको सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए आ गया ना अंदर। ये हमारा बेसिकली कहाँ आ गया, इस प्रोजेक्ट के अंदर आ गया। तो हमें इसके अंदर नहीं चाहिए था, हमें कहाँ चाहिए ये, इसको हम पहले डिलीट कर देते हैं। हमें किसके अंदर चाहिए, इसके अंदर चाहिए। तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे, सॉरी हमें वहीं पे ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड का ऑप्शन नहीं आ रहा। ऐड न्यू आइटम, यहाँ पे ऐप सेटिंग डॉट जेसन है ना, इसको हम कर देते हैं क्या, ऐप सेटिंग्स डॉट प्रोडक्शन डॉट जेसन है ये हमारे पास, उसको एंटर कर देते हैं। ये क्या कह रहा है, बेसिकली ऐड न्यू रिकॉर्ड आइटम फाइल एम कैन नॉट कंटेन, ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं आने चाहिए। अच्छा, डबल डॉट आ गया, इसलिए एरर शो कर रहा था वहाँ पे। ओके, तो उसको ऐड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पे ऐप सेटिंग डॉट प्रोडक्शन डॉट जेसन लिखा ना, तो वो इसके अंदर आ गया, और नहीं लिखा था तो कहाँ आ रहा था, वो मेन प्रोजेक्ट के अंदर आ रहा था। तो इस तरह से आप प्रोडक्शन के क्वेरी स्ट्रिंग इसमें लिख सकते हैं, डेवलपमेंट का क्वेरी स्ट्रिंग इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप हर फेज के लिए अलग अलग क्वेरी स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी तरह इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, लॉन्च सेटिंग के अंदर। अगर ये डेवलपमेंट वाला फेज चल रहा है, HTTPS चला रहे हैं ना यहाँ पे, अगर ये डेवलपमेंट है तो आपका ये कनेक्ट को क्वेरी स्ट्रिंग कॉल होगा। अगर इसको आप प्रोडक्शन कर देंगे, यहाँ पे प्रोडक्शन करके लिख देंगे,
PRODUCT प्रोडक्शन लिख देंगे। तो क्या कॉल होगा, ये वाला कोई स्ट्रिंग यूज होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे आप अपने प्रोडक्शन और डेवलपमेंट फेज के लिए अलग अलग क्वेरी स्ट्रिंग्स, अलग अलग की पेयर वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं। ओके, तो आपका ये ऐप सेटिंग डॉट जेसन क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमारा आता है प्रोग्राम डॉट सी एस। तो प्रोग्राम डॉट सी एस जो है इस वाले प्रोजेक्ट में बेसिकली इससे पुराना जो कोर वर्जन होता था, पुराने टाइप का जो कोर वर्जन होता था, उसमें क्या होते थे, फॉर एग्जांपल 5 6 हो गया, इन सब में हमारा जो फाइल होता था ना, उसमें दो फाइल्स होते थे, प्रोग्राम डॉट सी एस और एक होता था हमारा, क्या नाम था उसका, स्टार्टअप डॉट सी एस फाइल करके आता था। तो इसमें क्या करा, जो हमारा नया कोर वर्जन आया है माइक्रोसॉफ्ट वालों ने, इन दोनों को कंबाइन करके एक ही पेज बना दिया, जिसका नाम इन्होंने रख दिया प्रोग्राम डॉट सी एस। तो मैं प्रोग्राम डॉट सी एस को डिस्क्राइब कर देता हूँ। बेसिकली इसका काम हम दो चीज़ों के लिए करते हैं। फर्स्ट वन थिंग जो है, हम अपने इसमें सर्विसेज को ऐड करते हैं। सर्विसेज ऐड कहाँ पे होता है हमारा, यहाँ पे बिल्डर डॉट सर्विसेज के नीचे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा ऐप्स, ये जो ऐप डॉट यू करके है ना, ये हमारे पाइपलाइन है, इसके अंदर हम अपनी सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करते हैं, सर्विसेज को यूज़ करते हैं। तो पाइपलाइन का बेसिकली स्ट्रक्चर होता है कि पहले आपको ये चलाना, उसके बाद ये चलाना, उसके बाद ये चलाना है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली डिफाइन होता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही चलाना होता है। ठीक है, तो इसके बाद मैंने आपको बता दें यहाँ पे, जैसे कि ये सर्विस ऐड करा हुआ है इन्होंने, ऐड कंट्रोलर्स विद व्यूज़। तो यहाँ पे सर्विस का मतलब है कि इस प्रोजेक्ट में हम कंट्रोलर और व्यूज़ को यूज़ करेंगे। तो जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको सब पता रहेगा कि जो प्रोजेक्ट का कोड लिखा जा रहा है वो कंट्रोलर और व्यूज़ के अंदर लिखा जा रहा है। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर आपको और भी कुछ चीज़ें यूज़ करनी है, जैसे कि कोई कैप्चा यूज़ करना, तो उसकी सर्विस ऐड करनी पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा हम अपने प्रोजेक्ट को कि मैं ये चीज़ यूज़ करने जा रहा हूँ, इसकी ये सर्विसेज जो है आप ऐड कर लीजिए, उसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं फिर। ठीक है, तो इस पाइपलाइन में हमने सबसे पहले क्या बताया, एचटीटीपी रिडायरेक्शन का यूज़ किया है। उसके बाद हमने स्टैटिक फाइल का यूज़ किया, जो भी हमारे स्टैटिक फाइल्स होंगे ना इसके अंदर, उसको हमने यूज़ किया है। उसके बाद हम राउटिंग यूज़ कर रहे हैं, फिर हम ऑथराइजेशन यूज़ कर रहे हैं, फिर यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, राउटिंग का स्ट्रक्चर जो है हमारा, किस तरह से हमने डिफाइन किया, हमारा जो पैटर्न है ना, जो यूआरएल का, वो किस तरह से डिफाइन किया, वो इसके अंदर है। जो भी हमारा फर्स्ट लोड चलेगा वो इस पेज को, इस सेक्शन को कॉल करेगा और ये रन कर देगा। इसके बाद हमारा लास्ट है रन। अब इसमें एक चीज देख सकते हैं आप, ये बीच वाला स्ट्रक्चर जो है ना, इफ वाला, इफ में क्या कर रहा है कि ये चेक कर रहा है कि अगर जो हमारा डेवलपमेंट फेज में प्रोजेक्ट है, अगर इसमें रन कर रहा है, अगर अगर उसमें डेवलपमेंट फेज में नहीं है, वहाँ पे प्रोडक्शन फेज लिख दे, तो यहाँ पे आके चेक करेगा वो कि अगर हमारा जो प्रोडक्शन है वो, सॉरी, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्रोडक्शन फेज में है, डेवलपमेंट फेज में, अगर प्रोडक्शन फेज में है, इस डेवलपमेंट फेज को छोड़ के किसी भी फेज में होगा, तो इसमें आके वो एरर शो कर देगा हमें। ठीक है, तो जब भी आपको पब्लिश करना होगा अपने प्रोजेक्ट को, तो आपको यहाँ पे इफ कंडीशन हटाना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, या आप कुछ भी लिख सकते हो, अदर इफ कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। बेसिकली हमने यहाँ पे रोका है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो रन ना कर जाए डेवलपमेंट फेज के अंदर ही। ठीक है, तो हमें सब कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे एज पर रिक्वायरमेंट, प्रोडक्शन और डेवलपमेंट फेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा हमारा जो प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल है उसका क्या यूज़ होता है, सर्विसेज को ऐड करने के लिए यूज़ होता है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ होता है। दैट्स इट। इसके बाद अब हम जो है ना, यहाँ पे मैं बता दूं, ये जो राउटिंग है, ये वाला राउटिंग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। राउटिंग का स्ट्रक्चर हम कैसे यूज़ करते हैं, मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो चलो मैं इसको रन करके दिखाता हूँ एक बार क्या शो हो रहा है। तो राउटिंग आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा बेसिकली। अगर राउटिंग के ऊपर आपको फुल वीडियो चाहिए तो उसका लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं राउटिंग कैसे यूज़ होता है हमारे प्रोडक्ट के ऊपर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ, लेकिन प्राइवेसी पे क्लिक करते हैं ना, यहाँ पे देखो क्या चेंज होता है। यहाँ पे चेंज हुआ, पहले हमारा तो जो यूआरएल है उसका हमारा मेन नेम आया लोकल होस्ट करके। इसके बाद ये जो होम है ना, ये हमारा क्या है, कंट्रोलर है। इसके बाद जो प्राइवेसी है दैट इज़ द इंडेक्स, जो कि हमारे कंट्रोलर के ऊपर है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यूआरएल काम करता है। इसके बाद हमारा एक और चीज़ है, इसके बाद हम यूज़ करते हैं आईडीज़। आईडीज़ कैसे यूज़ करेंगे, हम डिस्क्राइब करते हैं पैरामीटर्स को। तो उसके बारे में आपको ज़्यादा ही आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप राउटिंग के बारे में यहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। उसका लिंक मैंने डिस्क्राइब कर दिया है अपन वीडियो के टॉप राइट साइड पे। ओके, तो राउटिंग आपको समझ में आ गया, इस तरह से चेंजेस होता है। बेसिकली हमारा लोकल होस्ट आता है, पोर्ट आता है, फिर कंट्रोलर आता है, फिर हमारा क्या आता है, एक्शन मेथड आता है। इसके बाद हम पैरामीटर्स पास करते हैं। अगर किसी कंट्रोलर के एक्शन मेथड को पैरामीटर चाहिए ना, तो हम यहाँ पे पैरामीटर्स बता देते हैं कि आईडी चाहिए, आईडी में कुछ हमारा क्या वेरिएबल्स चाहिए, तो वो हम भेजते हैं इसके थ्रू। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा
कि ये जो है ये होम को कॉल करता है, इंडेक्स को। अगर देखिए मैं यहाँ पे एक और चीज़ दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है ना वो ये वाला सेक्शन कॉल कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्टली इंडेक्स को कॉल कर देता है, इसलिए हमें कुछ दिखता नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डालूँ स्लैश होम, हमारा कंट्रोलर जो वहाँ पे लिखा हुआ है मैंने इसमें ये कंट्रोलर, उसके बाद क्या लिखा था, इंडेक्स। तो आप देख सकते हैं ये इसी को कॉल करेगा। इसका यूआरएल और बिना यूआरएल के सेम ही पेज लोड होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्राइवेसी लिख दूँ, प्राइवेसी, तो क्या रन करेगा ये हमें फर्स्ट कॉल करके दिखाएगा प्राइवेट वाला वेरिएबल। ये हमारा आईडी है, जैसे हम भेजेंगे ना, देखो यहाँ पे प्राइवेसी कॉल हो रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ अब होम इंडेक्स, तो वो पुराने वाला कॉल हो जाएगा। सेम एज इट इज़ यहाँ पे। समझ गए होंगे आप लोग। तो आगे चलते हैं, तो हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं, मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ ये एमएससी। अब यहाँ पे आते हैं हमारा कंट्रोल। उसके बाद क्या बचा हमारे पास बचा है कंट्रोलर मॉडल और व्यू। कंट्रोलर मॉडल व्यू डिस्क्राइब करने से पहले बता दिए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है एमएससी पे बेस्ड है। तो एमएससी बेसिकली क्या होता है, एमएससी का काम कैसे चलता है, हमारा मॉडल व्यू कंट्रोलर इस तरह से वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल जो वेब ब्राउजर है ना, जो क्लाइंट होता है वो रिक्वेस्ट भेजता है किसको, कंट्रोलर को। अब कंट्रोलर डिसाइड करता है जो हमारा जो यूज़र का जो रिक्वेस्ट आ रहा है वो किस पे बेस्ड है, उसको क्या रिटर्न करना है। उसको डेटा चाहिए या कोई और व्यूज़ चाहिए या कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसके बेसिस पे कंट्रोलर अपने एक्शन मेथड के अकॉर्डिंग डिसाइड करता है कि इसको डेटा ला के मॉडल से फिर उसको रिटर्न करना है व्यू, या डायरेक्टली बिना मॉडल को कॉल करे व्यू को रिटर्न करना है। फॉर एग्जांपल मेरे को डेटा चाहिए, तो पहले कंट्रोलर पे रिक्वेस्ट आएगी, फिर मॉडल पे जाएगा, फिर मॉडल से डेटा वापस आएगा, देन उसको व्यू पे भेज के ये व्यू जो है रिटर्न कर देगा वेब ब्राउजर को। सेम एज इट इज़ अगर मेरे को डेटा नहीं चाहिए, कुछ अलग इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि हमारे व्यू पे ही अवेलेबल है, तो सीधा कंट्रोलर जो है विदाउट डेटाबेस को कॉल करे व्यू को रिटर्न कर देगा टू दी वेब ब्राउजर। और ये हमें जो व्यू है डेटा को शो कर देगा इन द फॉर्म ऑफ HTML। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा एमबीसी का स्ट्रक्चर जो है बेसिकली क्या होता है। इसी तरह अब मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ जो हमारा कंट्रोलर है। कंट्रोलर फोल्डर में हमारे पास एक होम कंट्रोलर, इस तरह से आप मल्टीपल कंट्रोलर्स ऐड कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं आप हमारा जो कोड है ना बेसिकली इस तरह से डिफाइन किया गया है। ये हमारा क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम इसको छोड़ दीजिए, बेसिकली इसका यूज़ नहीं है, आपको फालतू में कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके बाद आपका एक एक्शन मेथड है इंडेक्स, जैसे कि मैंने वहाँ पे होम कंट्रोलर डाला था ना, होम कंट्रोलर फिर एक्शन मेथड इंडेक्स, तो उस टाइम यही कॉल हो रहा था। तो इसमें क्या रिटर्न हो रहा है, व्यू। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो व्यू रिटर्न हो रहा है इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अगर किसी फंक्शन एक्शन मेथड के अंदर व्यू लिखा हुआ है तो वो सेम व्यू को रिटर्न करेगा जो एक्शन मेथड का नेम होगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख दूँ, फॉर एग्जांपल डबल डबल डाल के डबल कोट डाल के यहाँ पे प्राइवेसी लिख दूँ, प्राइवेसी लिख दूँ, तो ये प्राइवेसी वाले उसको कॉल कर देगा। फॉर अगर मैं यहाँ पे वापस आता हूँ और यहाँ पे प्राइवेसी को क्या कर देता है, इंडेक्स कर देता, तो यहाँ पे इंडेक्स कॉल होना चाहिए था। लेकिन कौन सा व्यू रिटर्न कराएगा ये हमारा, वेट अ मिनट, देख सकते हैं इसने प्राइवेसी को ही रिटर्न करा है। क्यों, क्योंकि मैंने इस एक्शन मेथड के अंदर इन सबको बंद कर देते हैं, पहले फटाफट क्लोज कर देते हैं, राइट। इसको भी क्लोज कर देते हैं जिसका नीड नहीं है। तो इस वाले एक्शन मेथड के अंदर ना इसको कॉल करा था। मैं इस पर डिबगर लगा देता हूँ, एक बार और चला कर दिखा देता हूँ आपको ताकि इजीली टू अंडरस्टैंड हो जाए। F5, तो आप देख सकते हैं ये वाला एक्शन मेथड कॉल हो रहा है। इसमें मैंने व्यू का नाम प्राइवेसी दिया है, तो इसलिए वहाँ पे हमें व्यू जो है वो प्राइवेसी का व्यू दिख रहा है। सेम एज इट इज़ अगर मैं यहाँ से प्राइवेसी हटा दूंगा ना, कुछ नहीं लिखूंगा, तो वहाँ पे हमें क्या शो होगा, देखिए यहाँ पे कॉल हुआ, कॉल हुआ। अगर मैं यहाँ पे इसको कंटिन्यू करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडेक्स वाला कॉल हुआ है, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेसी लिखा नहीं आ रहा ना, इसलिए इंडेक्स का कॉल हुआ है। इस तरह से हम व्यू को रिटर्न कर सकते हैं या किसी एक्शन मेथड को रिटर्न कर सकते हैं रिडायरेक्ट टू एक्शन करके। जो भी, अगर अगर सेम कंट्रोलर के अंदर व्यू रिटर्न करते हैं तो उसमें हम सीधा नाम डालते हैं। अगर किसी और कंट्रोलर का व्यू होगा तो उसमें कंट्रोलर का नेम भी डालना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे ज़्यादा नहीं चलते, नहीं तो ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगा। इसके अंदर हमारे पास एरर का फंक्शन है, एक प्राइवेसी का फंक्शन, सारे फंक्शन का जो वर्क है ना सेम एज इट इज़ जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया उसके अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे मॉडल्स के अंदर। मॉडल्स के अंदर हमारा क्या है, एक मॉडल है, सिंपल सिंपल सा स्ट्रक्चर है इसके अंदर जो हमारे एरर को होल्ड करेगा और रिप्रेजेंट करेगा। बेसिकली मॉडल का यूज़ हम डेटाबेस के डेटा को स्टोर करने के लिए या होल्ड करने के लिए करते हैं। इसके थ्रू हम डेटा को व्यू से कंट्रोलर, कंट्रोलर से व्यू पे फ्लो करवाते हैं, दैट्स इट।
मेन जो हमारा मॉडल का काम है वो बेसिकली यही रहता है। इसके बाद आते हैं हम कहाँ पे, व्यू के ऊपर आप देख सकते हैं हमारे पास मल्टीपल फोल्डर्स हैं। अब यहाँ पे व्यू पे जितने ही फोल्डर्स होते हैं ना बेसिकली वो कंट्रोलर के बेसिस पे होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं होम कंट्रोलर, तो यहाँ पे होम व्यू है। अब होम कंट्रोलर के अंदर जितने भी फंक्शंस थे ना, जैसे कि हमारे पास इंडेक्स है, प्राइवेसी है, और ये सारे के सारे फंक्शन के जो व्यू है वो कहाँ पे होंगे, होम फोल्डर के अंदर। तो आप देख सकते हैं इंडेक्स और प्राइवेसी। यहाँ पे एरर का कोई व्यू नहीं है, क्योंकि एरर का जो व्यू है ना वो कहाँ पे है मैं आपको आगे डिस्क्राइब करूंगा, ठीक है। तो इंडेक्स का मैं दिखा देता हूँ। इंडेक्स पे ये कोड लिखा हुआ है सिंपल सा, जो आपको वहाँ पे दिख रहा था, बिल्डिंग एन एपीआई करके, राइट। ये वाला सिंपल ये कोड लिखा है ना वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे दिख रहा है वही, ये चीज़ सेम एज इट इज़। अब यहाँ पे प्राइवेसी का है, प्राइवेसी में भी छोटे मोटे चीज़ें लिखी हुई हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। इसके बाद अब हम चलते हैं, होम का व्यू हो गया। व्यू के बाद हमारे पास शेड का व्यू आता है। शेड के व्यूज के अंदर हमारे पास लेआउट आता है, वैलिडेशन स्क्रिप्ट पार्शियल आता है, और एरर का एचटीएमएल, सी शार्प एचटीएमएल आता है। तो जो हमारा ये वाला व्यू है ना, ये कहाँ पे है, इस एक्शन मेथड का व्यू, हमारे एक्शन मेथड का व्यू है यहाँ पे शेड के अंदर। तो जो भी है, सबसे पहले हमारा जो व्यू सर्च करता है ना, जो हमारा एमएसी का जो डिबगर है, जो भी हमारा कंपाइलर है, वो सबसे पहले कहाँ जाके चेक करता है व्यू को, शेड के अंदर। शेड के अंदर नहीं होता तो फिर वो सेम कंट्रोलर के नेम के अंदर जाके चेक करते हैं। इसलिए यहाँ पे हमारे पास शेड के अंदर, ताकि हम इसको हर जगह इजिली एक्सेस कर सके, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं सिंपल एरर मैसेज है और कुछ नहीं है, ज़्यादातर सिंपल सा कोड टैग्स को यूज़ करके कोड लिखा गया, दैट्स इट। तो इसको ज़्यादा डिस्क्राइब करने का यूज़ नहीं है यहाँ पे, राइट। इसके बाद मैं आपको बता दूँ, ये जो लेआउट है, लेआउट का इंपॉर्टेंट रोल है आपके एमएससी के अंदर। जो लेआउट है बेसिकली सेम एज इट इज़, जो आपका वो होता था ना पुराने वाले प्रोडक्ट के अंदर मास्टर पेज, सेम वही है। इसमें हमारा जो नाम है वो लेआउट है, उसमें हमारे पास मास्टर पेज होता है। मास्टर पेज और लेआउट का काम क्या होता है बेसिकली, हर प्रोजेक्ट के ऊपर जो व्यूज़ होते हैं, जो पेजेस होते हैं, उसके ऊपर एक सेम डिज़ाइन होता है ना, टॉप का और बॉटम का, आई मीन टू से हेडर और फुटर, वो हम कहाँ से यूज़ करते हैं, अपने लेआउट के थ्रू। तो लेआउट का जो कोड है मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे है। अब लेआउट के कोड में हम सबसे पहले ऊपर डिफाइन करते हैं हमारे लिंक्स को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हेडर है, हेडर में आप लिंक्स देख सकते हैं, इंडेक्स का, होम का, प्राइवेसी का लिंक है, जो आपको यहाँ पे दिखता है, ये वाला। ये हमारा इंडेक्स है, सॉरी, ये हमारा हेडर है, और ये हमारा फुटर है, जो कि हमारा लेआउट से आ रहा है। और जो बीच वाला पेज है वो हमारा व्यू है, मेन व्यू, ठीक है। तो इस तरह से हमारा हेडर का कोड लिखा हुआ है। यहाँ पे जो रेंडर बोर्ड है, रेंडर बोर्ड के थ्रू जो हमारा व्यू कॉल होता है ना, वो इसमें जाके शो होता है। जो भी हमारे व्यूज़ होते हैं, दूसरे व्यूज़ होते हैं, वो लेआउट के थ्रू कंबाइन हो जाते हैं, लेआउट में कंबाइन हो जाता है, देन इसकी जगह रिप्लेस करके वो हमें व्यू दिखता है। और ये हमारा फुटर का कोड है, और उसमें स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट लिखे हुए हैं, तो उसका कुछ यूज़ नहीं है ज़्यादातर। तो ये सारे लिंक्स हैं, ये सारे लिंक्स हम लेआउट, जितने भी लिंक्स होते हैं स्क्रिप्ट के वगैरह वगैरह, जो भी लाइब्रेरीज होते हैं, उन सब के जो लिंक्स होते हैं बेसिकली हम सारे के सारे लेआउट के अंदर डालते हैं, ताकि हम इस सारे लिंक्स को इजीली बाकी पेजों पे एक्सेस कर सकें। अगर आप अलग अलग पेजेस पे लिंक डालेंगे तो वो पेजेस, वो जो लिंक्स है वो सिर्फ उसी पेज पे इंप्लीमेंट होगा। अगर आप लेआउट के ऊपर लिंक्स डालते हैं, ये सारे के सारे लिंक्स जो है हर पेजेस पे इंप्लीमेंट हो जाते हैं, ठीक है। और लेआउट के अंदर, लेआउट के बाहर आप देख सकते हैं ये जो अंडरस्कोर लिखा हुआ है, बेसिकली इसका मतलब होता है कि हमारा जो है ये पार्शियल व्यू है, कोई मेन व्यू नहीं है, ठीक है। इसको हम दूसरे व्यूज के साथ यूज करेंगे, डायरेक्टली इसको किसी फंक्शन के थ्रू कॉल नहीं कर सकते हम, ओके। इसके बाद आता है हमारे पास यही पार्शियल व्यू, एक और आता है वैलिडेशन स्क्रिप्ट के अंदर। इसके अंदर ना दो लिंक लिखे हुए हैं। अब इसमें जो लिंक है ना बेसिकली वो वैलिडेशन से रिलेटेड है। इस लिंक को हम अपने लेआउट के पेज पे भी डाल सकते थे, लेकिन अब जो लेआउट का पेज है, वो जो लिंक है ना, हर पेज पे इंप्लीमेंट करेगा, हर पेज पे उसको एक्सेस मिलेगा। लेकिन जो हमारा वैलिडेशन का लिंक है वो हम हर पेज पे यूज़ नहीं करते, इसको हम किसी किसी पेज पे यूज़ करते हैं, इसलिए इसको हमने अलग रखा है। वो सारे लिंक जो हम कहीं कहीं यूज़ करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ वैलिडेशन, उसको हमने वैलिडेशन के पार्शियल पेज पे रखा है। देन जब भी हम वैलिडेशन कॉल करेंगे तो उस टाइम में कॉल होगा, नहीं तो इसका कोई यूज़ नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, एरर तो मैंने बता ही दिया। इसके बाद हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर मैं आपको पूछूं ये जो लेआउट है ये कैसे डिसाइड हुआ कि ये जो लेआउट है अपने हमारे प्रोजेक्ट के हर पेज के साथ कंबाइन होके आएगा। ये जो डिसाइड होता है वो मैं बता दूं कैसे होता है। अगर इसमें इसके जगह हम मल्टीपल वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्या कहते हैं, दूसरे लेआउट्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। तो जो लेआउट होता है ना वो बेसिकली, सॉरी, यहाँ पे यूज़ होता है।
इसके अंदर यूज होता है व्यू स्टार्ट डॉट एच के अंदर। जो भी हम लेआउट पेज यूज करेंगे इसके अंदर जो हम लगाएंगे ना वही लेआउट कॉल होगा, वही लेआउट सारे के सारे पेजेस पे इंप्लीमेंट होगा। तो मैं आपको दिखा था, अगर मैं इसका नेम चेंज कर दूँ ना, इसका इस नेम से तो कोई हमारा लेआउट है नहीं, और मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आपको एरर शो होगा, क्योंकि इस वाले नेम से कोई भी हमारे पास लेआउट प्रेजेंट नहीं है। ओके, इसको कंटिन्यू कर लेते हैं क्योंकि तो कॉल होगा ही, लेकिन लेआउट नहीं है, इसलिए यहाँ पे एरर मैसेज शो कर रहा है। तो यहाँ पे साफ साफ दिखा रहा है द लेआउट व्यू कुड नॉट बी लोकेटेड इन योर करंट पोजीशन। जो भी आपका सबसे पहले कहाँ जाता है, होम के अंदर, कंट्रोलर में, फिर शेड के अंदर चेक करता है। मैंने उल्टा बता दिया था, पहले शेड नहीं, पहले कंट्रोलर्स का चेक करता है, फिर शेड के अंदर जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने बता दिया कि आप कैसे अपने लेआउट को चेंज कर सकते हो और लेआउट कहाँ पे मेंशन होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट पेज बचता है जो कि हमारा व्यू इंपोर्ट है। अब इसके अंदर जो भी हमारे लाइब्रेरीज को हम यूज़ करते हैं सारे के सारे इसके अंदर हम एनहाइट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जो भी हमारे नेम स्पेसिस होते हैं, जैसे कि हम पुराने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करते थे ना, यूजिंग करके कंट्रोलर्स के ऊपर शीश आपके कोड के लिए, तो वो सारे के सारे सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे यूजिंग करके यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो टैग हेल्पर दिख रहा है ना, ये टैग हेल्पर हमारा जो एमएसी होता था पुराने वाला, उसमें एचटीएमएल हेल्पर्स होते थे। तो जो कोर आया उसने इंप्लीमेंट किया टैग हेल्पर्स, जो रिप्लेस करता है एचटीएमएल हेल्पर्स को। तो टैग हेल्पर्स यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे उसको मैंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, बेसिकली कुछ भी चीज़ें जो हमें दूसरी चीज़ें इंपोर्ट करनी है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, वो सारी के सारी हम कहाँ लिखते हैं, व्यू इंपोर्ट के अंदर। सब आपको पता चल ही रहा होगा, जैसे कि नाम ही से पता चल रहा है कि इसके अंदर हम सारे के सारे इंपोर्ट्स करेंगे सारी चीज़ों को। लेकिन इसके अंदर जितने भी हम सारे नेम स्पेसेस और लाइब्रेरीज यूज़ कर रहे हैं वो सारी के सारी कहाँ इंप्लीमेंट होगी, सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के ऊपर, ना कि कंट्रोलर्स और मॉडल्स के ऊपर। ठीक है, तो ये सारे के सारे भी हमारे पार्शियल पेजेस हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली कॉल नहीं होंगे, किसी ना किसी मेन व्यू के साथ कॉल होंगे। तो आपको पता ही होगा मेन व्यू जो हमारा मास्टर पेज होता है उसका चाइल्ड पेजेस भी होते हैं, तो यहाँ पे चाइल्ड पेजेस जो होते हैं वो हमारे व्यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सारा का सारा स्ट्रक्चर जो है आपके प्रोजेक्ट का एमएससी कोर 8 के अंदर इजिली टू अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर कुछ भी इशू है रिगार्डिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस प्रोजेक्ट, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। और जाते जाते अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए। न्यू न्यू प्रोजेक्ट्स के वीडियोस, आई मीन टू से न्यू न्यू टॉपिक्स पे वीडियोस बनते रहते हैं जो आपके पास इजीली टू प्रोवाइड हो जाएंगे अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो। ठीक है, और अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दे और शेयर भी कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू एंजॉय।